वेलकम बैक। हम आ चुके हैं हॉट कॉफी विद कोनैन में और कॉक स्टूडियो। इस जैसे फ्यूजन म्यूजिक के बारे में आपका क्या ख्याल है शाहिद साहब? भाई मैं तो बड़ा इम्प्रेस हूँ कोक स्टूडियो से। और देखिए म्यूजिक जो है ना कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, एवोल्यूशनरी है। ये जो म्यूजिक आज से 2000 साल पहले थी वो म्यूजिक अब वो नहीं, उस शक्ल में नहीं है। उससे पहले ध्रुपद गाया जाता था, फिर ख्याल की गायकी आई, फिर गजल आई, ठुमरी आई, दादरा आया, फिर म्यूजिक आई। फोक म्यूजिक इज द मदर ऑफ ऑल म्यूजिक। फोक म्यूजिक जो ये होती है ना, क्या कहते हैं, जो कि आप समझें जैसे खुदरो पौधा नहीं उगता है या खुदरो घास उगती है या दरख्त खुद ब खुद उगाता है, इस तरह से फोक म्यूजिक जो है वो इंसान के लिए ज़रूरी नहीं कि वो ट्रेंड हो या वो एजुकेटेड हो उस सब्जेक्ट में, वो खुद क्रिएट करता है, समझे आप। तो उसको जब आप रिफाइन करते हैं तो गज़ल का म्यूज़िक बनता है और फिल्मी गाने बनते हैं और क्लासिकल गाना बनता है। तो फोक म्यूज़िक इज़ द मदर ऑफ ऑल म्यूज़िक। बाकी म्यूज़िक जो है वो पूरी दुनिया में उसका एवोल्यूशन हो रहा है। जैज़ म्यूज़िक पहले तो नहीं था, बीथोवेन के ज़माने में या मोज़ार्ट के ज़माने में तो वो जैज़ नहीं था, जैज़ बाद में आया। लेकिन जैज़ की रूट्स जो थी वो अफ्रीका के किसी उस जंगल में जो वहाँ के जो लोग जो रह रहे थे उनकी जो बीट थी जो वो बनाते थे, जिसके ऊपर वो बीट देते थे। और गाना तो जाहिर है कि चिड़ियाँ भी गाना गाती हैं, जानवर भी, मतलब म्यूज़िक का असर होता है उनके ऊपर। तो इस तरह से अगर आप उसकी रूट्स में जाएं तो फिर ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जो ये रिजिडिटी होती है ना कि अगर कोई क्लासिकल गाने वाला है तो ये समझता है कि बस दिस इज़ द म्यूज़िक, इसके अलावा और कोई दूसरा म्यूज़िक दुनिया में नहीं। तो ये चीज़ जो है वो गलत है। वो हमेशा क्लासिकल म्यूजिक जो है शायद साहब वो हर किसी को इंस्पायर करती है, हर किसी को आज हाँ, वो इसलिए इंस्पायर करती है कि उसके ऊपर सदियों की मेहनत सर्फ हुई है। और इट इज़ मतलब ये कोई ऐसी एट कोई चीज़ नहीं हुई है, बहुत सोची समझी स्कीम के तहत और बेइंतहा रियाजत के बाद वो इस शक्ल में आप तक पहुंची है। और उसमें बड़े बड़े जीनियस थे जिन्होंने ये काम किया। क्या आपको पता है ये कहाँ से आया और किन लोगों ने इसे इजाद किया? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी पूरी हिस्ट्री है, इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं हिंदुस्तान में। अब जैसे कि अगर आपको वाकई क्लासिकल मौसीकी पढ़नी है या समझना है तो यू शुड गो टू इंडिया। और हिंदुस्तान में म्यूज़िक की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो PhD की डिग्री देती हैं, MA की डिग्री देती हैं। हर शहर में वहाँ पे म्यूज़िक स्कूल्स हैं। पूना जैसा शहर, उसके अंदर एक ज़माने में मुझे किसी ने बताया था कि 60 से ज़्यादा म्यूज़िक स्कूल्स थे। कलकत्ते में गली गली में म्यूज़िक स्कूल्स हैं। और वहाँ पे साउथ इंडिया के अंदर जो कर्नाटक म्यूज़िक है उसके स्कूल्स हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न जो लोग वहाँ से आए थे शुरू में तो वो बड़ा ज़बरदस्त रिच ट्रेडिशन अपना, मतलब मुख्तलिफ घरानों के लोग थे, दिल्ली घराना और फलां घराना, ग्वालियर घराना और किराना घराने के लोग। लेकिन उनको यहाँ पे वो पजीराई नहीं मिली, मतलब ऑफिशियल पैट्रनेज भी नहीं मिला। और जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग थे ना वो भी कोई ख़ास उन्होंने इस तरह से पैट्रनाइज नहीं किया जैसे वहाँ हिंदुस्तान में लोग करते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो एक पूरी खेप थी ना 1950s और 60s तक जो थे ना, वो जब वो लोग रुखसत हुए दुनिया से तो उसके बाद रेडियो पाकिस्तान जो था उसके अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता क्लासिकी मौसीकी जो है वो ख़त्म होती चली गई। और ख़ास तौर पे ज़ियाउल हक़ साहब के ज़माने में तो उसको दफन कर दिया गया। ये मुसलमानों की हिस्ट्री में इससे पहले भी हुआ था एक दफ़ा औरंगज़ेब के ज़माने में। क्या ये सही समझा जाता है शायद साहब? आपको क्या लगता है? मुस्लिम का कोई है ख्याल जो ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ख्याल जो ये डाला गया लोगों के जहनों में कि म्यूज़िक जो है वो
हराम है या म्यूजिक अच्छी चीज नहीं है और ये एक तफरीबाजी की चीज है और ये आपको डिस्ट्रैक्ट करती है फ्रॉम योर ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड एंड ड्यूटी टुवर्ड्स रिलीजन एंड अदर थिंग, तो ये बड़ी खतरनाक चीज थी। क्योंकि देखिए ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आप किसी को, कोई अगर खुश होता है और हंसता है जोर से, तो आप उसको मना करें कि नहीं, हंसना जो है बुरी बात है, बदतमीजी है, नहीं हंसना चाहिए। तो मौसीकी इट्स ए नेचुरल थिंग ना। बच्चा जो छोटा सा होता है उसको भी लोरी दे करके माँ सुलाती है, उसके सुर कानों में पहुंचते हैं तो सुकून होता है उसको। तो ये जो चीज़ थी यहाँ पे वो ख़त्म नहीं हुई और 11 साल उनका जो दौर था जनरल ज़िया का, उसमें मौसीकी को बहुत नुकसान पहुँचा। लेकिन ये रुकने वाली चीज़ तो है नहीं। आपने देखा कि उसके बाद कितने जो वो आ गए पॉप सिंगर्स आ गए हैं, मतलब इतने पॉप सिंगर्स उस जमाने में ज़िया से पहले नहीं थे, लेकिन उसके बाद वो जो आए दे केम विद ए वेंजेंस। ठीक है जी, उनको दे हैड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, उनके अपने जो जज्बात थे, जो अंदर उनकी जो फीलिंग थी ना, दे हैड टू लेट इट ऑफ, यू सी। तो आए, उनमें से अच्छे भी थे, बुरे भी थे, कुछ बहुत अच्छे थे, समझे। अब जिनकी ट्रेनिंग थी, जिन्होंने सीखा हुआ था, वो बहुत अच्छे थे। तो अब ये आजकल आपने वो पूछा था ना शायद कुक के मुतालिक और उसका कॉक स्टूडियो फ्यूजन म्यूजिक। हाँ, तो फ्यूजन जो है वो अगर अच्छा हो तो बहुत अच्छा है। यानी देखिए ना, सुर में होना चाहिए, ताल में होना चाहिए, कंपोजिशन अच्छा होना चाहिए, आवाज अच्छी होनी चाहिए, उसकी अदायगी और जैसे पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, उनमें से आपको क्या लगता है सबसे अच्छा म्यूजिक किस सूबे का है? हर सूबे का म्यूजिक बहुत अच्छा है, मतलब उनकी अपनी अपनी एक वो है। और सबसे ज्यादा सुनने वाला म्यूजिक पाकिस्तान के किस सूबे का है जो बहुत ज्यादा लाइक करते हैं? वैसे तो देखें, जो सबसे ज्यादा जो सुना गया है वो तो पंजाब का म्यूजिक है, और उसमें जो बहुत बड़ा किरदार अदा किया है वो उसने तुफैल नियाज़ी ने। तुफैल नियाज़ी वाज ए ग्रेट सिंगर। हालांकि वो शुरू में बल्कि उनकी ट्रेनिंग जो हुई थी वो कीर्तन और ये सब जो सिखों के गुरुद्वारे में गाते हैं ना, ये वो गाते थे, वो लोग वो उस खानदान से थे जो सिखों के गुरुद्वारे के अंदर गाते हैं। लेकिन साहब वो तुफैल नियाज़ी के ऊपर तो हिंदुस्तान वाले आशिक हैं, उनकी आवाज़ के और उनकी अदायगी के। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि उनकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं टेलीविज़न के चैनल्स पे या उस पे नहीं देखता हूँ। उनका जो म्यूज़िक है वो हमारी नई जनरेशन जो है उसके कानों तक पहुँचना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे मेहदी हसन का म्यूज़िक से हम वो हैं, मतलब मेहदी हसन का भी कहाँ सुनते हैं हम, ज़्यादा नहीं सुनते हैं आजकल। कभी शाज़ो नादिर कहीं हमें नज़र आ जाता है। तो ये लोग बड़े बहुत ही परफेक्ट गाने वाले थे। और क्या लगता है शायद वेरी करेक्ट है, पुराने सिंगर थे जितने भी क्लासिकल सिंगर या फ्यूजन सिंगर या हमारे जो विलेज के सिंगर थे, जो सूबे के जो गाने वाले थे, और आज जितने सिंगर आए, जो न्यू यूथ है, अलग से स्टाइलिंग करके, अलग से म्यूजिक डाल के, कुछ भी करके वो गा लेते हैं। तो आपको क्या लगता है ये चेंज सही आया है, बदलाव जो आया है? देखिए, हर चीज में हर चीज को अच्छी तरह करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। विगरस ट्रेनिंग, हार्ड वर्क, ये दिस इज ए मस्ट। अगर कोई जस्ट बिकॉज ही कैन बाई ए गिटार, समझे, और वो गिटार उसके पास आ गया, उसने फिर ड्रम्स का सेट भी खरीद लिया और अपना एक वो बना लिया, एक क्या कहते हैं, एल्बम, क्या कहते हैं, नहीं एल्बम तो बाद में बनता है, पहले तो वो ग्रुप बनता है ना उनका, बैंड। हाँ, बैंड। हाँ, तो बैंड बना करके और उसके बाद फिर वो अगर पैसा है तो आप एल्बम भी बना दें और आप उसको दुकानों में भी रख दें। तो बैड म्यूजिक क्रिएट नहीं करना चाहिए, उसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ कि बहुत सारा बैड म्यूजिक होगा तो उसी में से कोई बहुत अच्छा म्यूजिक निकल आएगा, ये बात नहीं है। आर्ट जो है वो बिल्कुल फिनिश्ड फॉर्म के अंदर आवाम के सामने आना चाहिए। इसको इस तरह से नहीं कि भाई बहुत खराब आर्ट आपने पे होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो यंग लोग हैं, यंग माइंड्स है ना, वो समझते हैं कि भाई यही है, बेसुरा होके गा रहे हैं तो वो समझते हैं कि हाँ यही, दिस इज द वे टू सिंग।
तो वो अगर बेसुरे नहीं भी हैं तो फिर वो बेसुरे होने की कोशिश करते हैं। शायद साहब क्या लग रहा है, क्लासिकल सिंगिंग खत्म हो रही है? क्लासिकल सिंगिंग इंशाल्लाह खत्म नहीं होगी, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग का कोई इंतजाम नहीं है, हमारे यहाँ स्कूल्स नहीं है, सिखाने के लिए हमारे यहाँ तालीम पे तो है ही नहीं ना कोई। मतलब आप ये क्लासिकल की क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, आप किसी शोबे में भी चले जाए ना, आप मेडिकल उसमें चले जाए, आप देखिए क्या हो रहा है, मतलब जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो इस कौम को चाहिए कि इल्म हासिल करें और मेहनत करें, और बगैर मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। It's true. शाहिद साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में म्यूजिक को या न्यू टैलेंट को प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? एजुकेशन और इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि टैलेंट हंटिंग, क्योंकि म्यूजिक जो है ना वो हर शख्स के अंदर ये आवाज़ कुदरत की तरफ से नहीं दी, कुदरत की तरफ से वदियत नहीं होती है कि हर शख्स जो है वो गाना गाए। जिसके अंदर टैलेंट होता है, कुदरती टैलेंट होता है या आवाज़ होती है, वही गाता है। हिंदुस्तान में बिफोर द टॉकी फिल्म से पहले जो रिकॉर्डिंग कंपनीज थी जो कलकत्ते में ज़्यादा थी, तो वो लोग, उनकी टीम जो है वो टैलेंट हंटिंग पे निकलती थी। दे यूज्ड टू गो टू स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स, और वहाँ जा कर के वो वहाँ से आवाज़ें, जो अच्छी आवाज़ें होती थी ना उनको, अब उसके लिए ये शर्त नहीं थी कि कोई अमीर हो या गरीब हो या उसका स्टेटस क्या है, और कनेक्शन नहीं होता था, प्योरली ऑन मेरिट। साहब, आपने एजुकेशन का कहा, इंडिया के कुछ ऐसे फेमस सिंगर हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, बट उनको पता भी नहीं है, उन्होंने कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी, बट दे आर फेमस सिंगर टुडे, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो देखिए ना, हिंदुस्तान के जो वाकई बहुत बड़े गाने वाले हैं, जैसे केएल सहगल हैं या मन्ना डे है या लता मंगेशकर हैं या आशा भोसले हैं या मुकेश हैं, तलत हैं, रफ़ी हैं, ये सारे लोग जो है ना, ये है ना ट्रूली, मतलब जो लाइट्स गाने वालों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्लासिकल गाने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इन लोगों को जो पहली चीज जो थी वो ये थी कि इनकी आवाजें अच्छी थी, एंड दे हैड टैलेंट, नेचुरल टैलेंट। दूसरी चीज ये हुई कि उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो लोग थे वो बड़े काबिल लोग थे, जो कंपोजर्स थे, और जो वो उनको ट्रेन भी करते थे, उनकी वॉइस ट्रेनिंग भी करते थे, लता को बताते थे, तलत महमूद को अनिल बिस्वा साहब बताते थे कि अगर कोई गलती करते थे तो उसकी निशानदेही करते थे। इसी तरह से कलकत्ते में अपने जगमोहन को और हेमंत कुमार को और इन लोगों को, जो कमल दास गुप्ता साहब जिनके ऊपर मैंने किताब लिखी है, तो वो कमल दास गुप्ता उनको बताया करते थे कि भाई इस तरह से गाते हैं और ये तुम्हारी कमजोरी है, इसको तुम वो करो। तो जब जा करके वो बने ना, और ओवरनाइट सक्सेस जो होती है ना वो ज्यादा देर पा नहीं होती है। अब सहगल देखे कब मरा है, 1938 या 40 वगैरह, उनकी उम्र में 60-70 साल हो गए, अभी तक ही इज स्टिल द ग्रेटेस्ट। अच्छा, इसी तरह से तलत महमूद, ही विल ऑलवेज बी देयर, लता मंगेशकर विल ऑलवेज बी देयर, यू सी 50-60 साल से गा रही हैं वो। तो ये चीज है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में म्यूजिक के लिए तो ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है ना, उसका जो प्रेजुडिस है ना अगेंस्ट आर्ट एंड कल्चर, वो खत्म होना चाहिए। समझे आप, एक मिनिस्टर साहब कोई बैठे हुए हैं अपने, एक तो खराब म्यूजिक वो खुद सुनते हैं, समझे, तो वो उनको अच्छी म्यूजिक की क्या तमीज़ होगी कि वो इस सिलसिले में कुछ करें या कोई पॉलिसीज़ बनाएं, या रेडियो पाकिस्तान को या टेलीविज़न को वो करें, गाइड करें कि भाई इस तरह की चीज़ें, यानी अच्छे बुरे की तमीज़ खुद जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके अंदर होनी चाहिए ना। अच्छा, बाकी रहा ये कि जो कल्चर की मिनिस्ट्री के अंदर ऐसे लोग जो पोस्ट होते हैं जिनका कल्चर से कोई ख़ास वो नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई उनका वास्ता नहीं है, तो हमारे ये जो चक्कर है ना, ये ख़त्म होना चाहिए।